4 है आपका, पार्ट 4 के प्रश्नोत्तर हैं जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो इसका देखिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं मेरी तरफ से जो सिलेक्टेड है। तो जीवन में उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता था। तो देखते हैं इसका आंसर हम लोग। पहले प्रश्न का आंसर है कि जीवन में उन पहलुओं का वर्णन या का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता था। तो देखिए निम्नलिखित कारण है। महिलाओं के ऊपर पूरा घरेलू दायित्व था, अर्थात उन्हें घर के अंदर ही सीमित कर दिया गया था। पुरुषों का अत्यधिक नियंत्रण, पुरुष उन पर अत्यधिक नियंत्रण करते थे और अत्याचार करते थे, मारते और पीटते थे। व्यवस्थापिकाओं में कम प्रतिनिधित्व, अर्थात जितने भी आपके पास व्यवस्था थी समाज में, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, चाहे वो आर्थिक किसी भी प्रकार से संबंधित हो, उसके अंदर उनका कम प्रतिनिधित्व अर्थात कम भागीदारी थी, कम भाग लेती थी। कन्या भ्रूण हत्या, जाहिर है कि लिंग जांच के द्वारा कन्याओं की हत्या कर दी जाती थी या फिर कन्या पैदा होने के बाद भी पहले उनकी हत्या कर दी जाती थी। स्त्री शिक्षा को कम महत्व, तो जाहिर है कि पुरुष की शिक्षा का महत्व था लेकिन स्त्री शिक्षा को बहुत कम महत्व दिया गया था। तो ये सारे के सारे कारण हैं जो प्राचीनतम समय में भारत पर महिलाओं के जो है क्या नाम है भेदभाव का कारण बनते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न 2 है हमारे पास, प्रश्न 2। तो प्रश्न 2 है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने वाले विभिन्न प्रावधान लिखिए, लिखें। देखिए हम इसके आंसर को देखते हैं। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, अर्थात राजकीय धर्म किसी को भी घोषित नहीं है, सभी धर्मों को समान समझा जाएगा। भारत में सभी धर्मों को एक समान महत्व दिया गया है। प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को चुनने का स्वतंत्रता है, अधिकार है। भारतीय संविधान धार्मिक भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है। तो ये सभी कारण है जिससे हम कह सकते हैं कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने वाले सभी प्रक्रम आपके सामने मौजूद है और यही इसको जो है भारत में धर्मनिरपेक्षता को जो है महत्व को बढ़ा देते हैं। देखिए प्रश्न 3 है हमारे पास, प्रश्न 3 है सांप्रदायिक राजनीति के विभिन्न रूपों का वर्णन करें, वर्णन करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर इसके आंसर में है कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग। तो जाहिर है कि अपने धर्म को ही श्रेष्ठ समझते, अपना जो धर्म है उसे सर्वा मानते हैं। दूसरे नंबर पर धार्मिक आधारों पर मतों का वर्गीकरण। जाहिर है कि जब भी मतदान वर्ग की प्रक्रिया होती है तो धर्म के आधार पर वोट डाले जाते हैं, तो जिसके कारण धर्म का ध्रुवीकरण हो गया। धर्म के आधार पर लोगों को चुनाव में प्रत्याशी घोषित करना, जाहिर धर्म के आधार पर ही लोगों को जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ते हैं उसको चयन किया जाता है। सांप्रदायिक हिंसा पर और खून खराबा, जाहिर है कि सांप्रदायिकता के अंतर्गत क्या होता है, हिंसा और खून खराबा को महत्व देते हैं। सांप्रदायिक दिशा में राजनीति की गतिशीलता, तो जाहिर है कि सांप्रदायिकता की तरफ आपकी राजनीति भी ज़्यादा सक्रिय हो जाती है, क्योंकि वोट का बैंक, उन्हें वोट प्राप्त करना है तो वोट के बैंक होते हैं। सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक दलों को अलग अलग खेमों में बांट देते। सांप्रदायिकता क्या करती है, राजनीतिक दलों को अलग अलग खेमों में बांट देती। जैसे आयरलैंड में नेशनलिस्ट और
कम्युनिस्ट पार्टी। तो दो इस प्रकार की पार्टियों का यहाँ पर जिक्र आ रहा है। तो पूरे विश्व की बात करें, भारत की नहीं बात कर रहे। तो आइए अगले प्रश्न का आंसर जानते हैं। देखिए, तो हमारा अगला प्रश्न हमें प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 हमारे पास है, नारीवाद आंदोलन क्या है? तो नारीवादी आंदोलन क्या है और इसकी विशेषता और महत्व हमें बताने हैं। तो क्या बताने? इसकी विशेषता और महत्व बताना है हमें, और महत्व। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, क्या नाम है, महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने के लिए, उनको शिक्षा रोजगार अवसर को बढ़ाने के लिए मांग उठती रही है तथा व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग ये लगातार अपने आंदोलनों के माध्यम से करते रहे हैं। इसे ही नारीवाद आंदोलन कहा गया है कि पुरुष के साथ साथ जितने पुरुषों को अधिकार प्राप्त है उतने नारियों को अधिकार प्राप्त होना ही आपका नारीवाद आंदोलन है। देखिए, इसकी विशेषताएं क्या है। इस आंदोलन महिलाओं के राजनीतिक अधिकार और सत्ता पर उनकी पकड़ की वकालत करता है। यह आंदोलन आपके पास नारीवाद। इसमें महिलाओं को घर की चार दीवारी के भीतर कैद करके रखने और घर के सभी कामों का बोझ डालने का विरोध करता है। यह पितृ सत्तात्मक परिवार को मातृ सत्तात्मक बनाने की ओर अग्रसर है। इस वजह से कार्डों पर अब माता का नाम हम लोग अपने देखते हैं, पिता का नहीं, क्योंकि वो मेन मुखिया होती है, पिता का नाम होता है, लेकिन मेन मुखिया आपके पास माता होती है। और महिलाओं को शिक्षा तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में उनके व्यवसाय, सेवा आदि का समर्थक करती है। जैसे आप लोगों को अब आपके जो है क्या नाम है, जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी लेडीज दिखाई देने लग गई है, और ट्रैफिक में भी आपके ड्राइवर वगैरह के रूप में लेडीज चलाने लग गई हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नारीवाद नारियों को उनकी वास्तविक जो स्थिति है उसको प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। तो प्रश्न नंबर 5 हम अपना देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की विशेषताएं बताइए। कि विशेषताएं लिखिए तथा देश की आबादी में उनका प्रतिशत क्या है ये भी लिखिए। देश की आबादी में उनका क्या प्रतिशत है लिखिए। उनका क्या प्रतिशत है लिखिए। तो देखते हैं इसके आंसर को। देखिए, अनुसूचित जातियां कौन सी होती हैं? तो वे जातियां जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था में उच्च जातियों से अलग और अछूत मानी जाती है तथा जिनका अपेक्षाकृत विकास बहुत कम हुआ है, तो उसे हम लोग अनुसूचित जातियां कहते हैं। अनुसूचित जनजातियां कौन सी हैं? ऐसा समुदाय जो साधारणतः पहाड़ी जंगली क्षेत्रों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज से अधिक मेलजोल नहीं है, साथ ही उनका विकास भी नहीं हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं अनुसूचित जनजातियां। अनुसूचित जनजातियां। अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 16.2 है, जबकि अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 8.2% है। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने करवा दिया। आगे आइए और अगला प्रश्न 6 है हमारे पास। भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, कारण बताओ। तो कारण बताना है हमें। तो देखते हैं इसके आंसर को। तो महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अभाव। जाहिर है महिलाएं राजनीति के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हैं। पुरुष अभी भी महिलाओं के आगे जाने नहीं देते, अभी पुरुष महिलाओं को आगे जाने नहीं देते हैं। राजनीतिक दल महिलाओं को उनकी जनसंख्या के अनुपात में टिकट नहीं देते हैं। तो जाहिर है कि जितनी महिलाओं की जनसंख्या उस मतलब कोई भी राजनीतिक दल टिकट नहीं देता है। महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम है। इन सभी कारणों से जो है क्या नाम है, महिलाएं राजनीति में हमें बहुत कम नजर आती हैं। देखिए, प्रश्न 7 है हमारे पास। प्रश्न नंबर 7, सातवां प्रश्न है कि सांप्रदायिकता राजनीति की विभिन्न रूपों को कैसे
विभिन्न रूप हो सकते हैं। विभिन्न सांप्रदायिकता के राजनीति में विभिन्न रूप हो सकते हैं। कथन की पुष्टि करें। कथन की पुष्टि करें। तो देखिए क्या आ रहा है इसका आंसर आपके पास। देखिए जितने भी धार्मिक पूर्वग्रह हैं, धार्मिक समुदाय की रूढ़िवादिता है, पुरानी मान्यताएं हैं, दूसरे धर्मों पर स्वयं के धर्म को अधिक श्रेष्ठ समझना, यह आपकी सांप्रदायिकता है। तो एक सांप्रदायिक दिमाग अपने स्वयं धार्मिक समुदाय के राजनीतिक प्रभुत्व की तलाश करता है, स्वयं अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए राजनीति चाहता है, सिर्फ उसी के द्वारा चुने व्यक्ति हो। धार्मिक तर्ज पर राजनीति लामबंदित होती अर्थात चलती है। इसमें राजनीतिक क्षेत्र में एक धर्म के अनुयायी को एक दूसरे के लाने के लिए पवित्र प्रतीकों, धार्मिक नेताओं और भय का उपयोग शामिल है। तो जाहिर है कि डरा धमकाकर या फिर धार्मिक नेताओं के जो प्रतीक या चिन्ह होते हैं उनको दिखा करके अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। सांप्रदायिकता का सबसे बदसूरत एवं रूप सांप्रदायिक हिंसा है, दंगे और नरसंहार है। तो इसके द्वारा क्या होता है, राजनीति में इन सब का प्रयोग किया जाता है, जो एक बहुत ही दुखद स्थिति है। इन सभी से निपटारा पाना सांप्रदायिकता से। आइए हम लोग अपने लास्ट प्रश्न का आंसर जानते हैं। देखिए प्रश्न है हमारे पास, जाति पर विशेष ध्यान देने से राजनीति में नकारात्मक परिणाम कैसे आ सकते हैं। तो आइए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, केवल जाति की पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र में बहुत स्वस्थ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यह गरीबी, विकास और भ्रष्टाचार जैसे अन्य महत्व के मुद्दों से ध्यान हटा सकती है। तो जाहिर है कि ध्यान हट जाएगा। अगर हम केवल जाति के आधार पर राजनीति करेंगे तो हमारे जो विकास के क्षेत्र हैं, हमारी जो गरीबी जो दिखाई दे रही है समाज में, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये सारे के सारे और भी इससे जुड़े बहुत सारे मुद्दे होंगे जो उनसे ध्यान हमारा भटक जाएगा। तो जातीय विभाजन के तनाव, संघर्ष और यहाँ तक कि हिंसा भी होती है। तो जाहिर है कि ये बहुत सारे मैंने बताया, जैसे सांप्रदायिकता हो गई, तो ये सब बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जो खड़े हो जाएंगे अपने धर्म को लेकर के। तो आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।